हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोलॉजी मेंटोर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। उस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले क्या करेंगे, देखो गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक। और इस गर्मी के मौसम में ऑब्वियस सी बात है, आप सबका जो आइसक्रीम्स के लिए क्रेज है, एक्चुअली में कहना चाहिए, वो बढ़ गया होगा। बढ़ना भी चाहिए, गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, आपने अपने बचपन में कौन सी वाली आइसक्रीम खाई थी और आज का आइसक्रीम कहाँ पहुँच गया है। बचपन में जब हम लोग रहते थे तो समर वेकेशंस में हमारे गली में वो आइसक्रीम वाला आता था, ठेले वाला, हमें विदाउट एनी पैकेजिंग, विदाउट एनी कुछ, ठीक है, एक आइसक्रीम निकाल के देता था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 रुपीज़ को आइसक्रीम हुआ करते थे, वैसे वो 5 ही रुपीज़ की हुआ करते थे जब मैंने खाई थी, ठीक है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आप एयर कंडीशन रूम्स में जाके ब्रांडेड आइसक्रीम खाते हैं, ठीक। तो ये हुआ क्या चीज, आइसक्रीम की वैरायटी में इंप्रूवमेंट। कहाँ वो 2 या 5 रुपए की आइसक्रीम और कहाँ आजकल महंगी महंगी, आप शायद 800 रुपीज तक सिर्फ एक आइसक्रीम में खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो क्या किया इस टाइम ने, विद इन 10 ईयर्स हमारी आइसक्रीम की वैरायटी में इंप्रूवमेंट हुआ। ऐसे ही जब हमारी एक मस्कुलर ऑर्गन, हमारी बॉडी का इतनी वैरायटी डिमांड कर सकता है, तो सोचिए जो फार्मर्स हमको फूड देते हैं वो कितनी तरह की वैरायटी अपनी फील्ड्स में उगा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक आइसक्रीम जो एक ऐसा डेजर्ट यूज होता है ना हमारे खाने के बाद, उसकी वैरायटी की बात हो रही है। अगर पूरे फ्रूट की बात करें तो उसको कौन उगाता है फील्ड में, फार्मर्स। तो सोचिए वो कितनी तरह की वैरायटी ग्रो कर सकते होंगे, ठीक। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। हम क्या पढ़ने वाले हैं अपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में, नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अभी तक हमने सीखा कि क्रॉप्स को हम अपनी फील्ड्स में कैसे उगाएंगे। अब हम सीखेंगे कि हम उन क्रॉप्स के उगाने में अलग अलग तरह की वैरायटी कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ अवर लाइफ, एज इट इज वेरी ऑब्वियस, है ना। तो वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास है 2 ऐसी मेथोडोलॉजीज जिनके थ्रू हम अपने क्रॉप में वैरायटी को यहाँ पर वैरायटी का वो वाला मतलब नहीं है जो मैंने अभी आपको आइसक्रीम से दिया। आइसक्रीम में हमने क्या किया, अलग अलग फ्लेवर्स ऐड किए। इस वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हम क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए एक डिजायर्ड कैरेक्टर। अगर उसको बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो हमें चाहिए एक डिजायर्ड ट्रेट। मान लो आपको एक ऐसा टमाटर चाहिए जिसकी जो आउटर शेल्फ है वो काफ़ी दिनों तक आपके फ्रिज में फ्रेश रह सके। जनरली क्या होता है, टमाटोज की जो शेल्फ है थोड़े दिनों बाद पिलपिली से हो जाती है ना, हमारे घर में बिल्कुल पसंद नहीं आता किसी को भी। मम्मी उठाती है उसको और बाहर या तो हमारे डस्टबिन में, या फिर अगर आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो उसको कंपोस्ट में डाल देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा टमाटर चाहिए जिसकी जो शेल्फ है वो काफ़ी दिनों तक चले, या फिर हमें ऐसे फ्रूट्स चाहिए जो थोड़े दिनों तक सड़े नहीं। आम का मौसम आता है, सबको आम पसंद है, होने भी चाहिए, आम फलों का राजा है, ठीक है, मेरे को तो बहुत पसंद है ना। तो आपको ऐसा आम चाहिए जो आप, जैसे मान लो जुलाई के टाइम तक अगर मैंगो आ रहा है तो माजा को आम के सब्स्टिट्यूट में ना लेते हुए आप उस आम को 10-15 दिन स्टोर कर पाएं और उसके बाद भी उसका मजा उठा पाएं। आपको ऐसा फल चाहिए, आम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसकी वैरायटी में इंप्रूवमेंट करेंगे। कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, हमें उसके अंदर एक ऐसा ट्रेट डालना होगा जिससे कि वो आम इतने दिनों के बावजूद, रखने के बावजूद भी खराब ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा वो पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टर जो हमें अपने फ्रूट, उस समय, इस समय के एग्जाम्पल से देखें तो वो मैंगो चाहिए, ठीक है। तो उसी डिजायर्ड कैरेक्टर या ट्रेट को अपने प्लांट में डालने के लिए हम 2 तरह की मेथोडोलॉजीज, या फिर जो साइंटिस्ट्स हैं, ये काम फार्मर्स नहीं करते, हमारे फार्मर्स का काम फार्मर्स भी कर सकते हैं एक्चुअली में, लेकिन जो इसका मेन अभी आजकल के टाइम पर अगर बात करें तो फार्मर्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे बॉटनिस्ट्स हैं स्पेशली, वो ये काम अपनी लैब्स में परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, 2 मेथोडोलॉजीज के अंदर इस वैरायटी इंप्रूवमेंट को क्रेडिट देते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक तो है सबसे पहला हमारा हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ठीक। अब देखो फिर से नाम पे जाएंगे और याद करेंगे।
अगर आपको ये आदत लग गई ना कि आपको नाम पर जाकर ये चीजें याद करनी है, तो आप इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे और आपको चीजें बहुत देर तक याद भी रहेंगी। इसको कंटिन्यू करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट टू स्किप द वीडियो लेक्चर इन बिटवीन इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड कंटेंट। आप सबको पता चल गया होगा अभी तक कि वीडियो के एंड में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। वो हैंड रिटन नोट्स आपके इस वीडियो को समराइज करने के लिए नहीं है, आपकी वीडियो के कंटेंट को के एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है। अगर आपने वीडियो का कंटेंट थ्रू आउट नहीं देखा है तो नोट्स भी समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि शिक्षक जंक्शन आपको ऐसे ही नोट्स दे रहा है कि अगर आपने वीडियो देखी है तो समझ में आ जाएंगे अच्छे से, लेकिन अगर नहीं देखी तो सब कुछ ऐसे निकलने वाला है। ठीक, चलो हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिड जो वर्ड होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है जहां पर हम जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं और एक हमें नई वैरायटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, दो ऐसे पेरेंट्स जिससे हमें अलग अलग ट्रेट चाहिए, जैसे अभी हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया या फिर टमाटो का एग्जाम्पल लिया, तो अगर हमें टमाटो की स्किन को हार्ड बनाना है तो हम टमाटो के जीन को और एक ऐसे प्लांट के जीन को लेंगे जिसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो लंबी होती है। इन दोनों प्लांट्स को हम क्रॉस कराएंगे आपस में, एक जो हमें नई वेराइटी मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें अपनी हाइब्रिड वैरायटी के अंदर चाहिए, जैसे कि इंक्रीज ईल्ड होनी चाहिए उस हाइब्रिड वैरायटी के अंदर, तभी तो फायदा है ना। अगर वही पुरानी ईल्ड देगा हमारा क्रॉप जो पहले देता आ रहा था, तो फायदा क्या हुआ उस हाइब्रिड सीड को अपनी लैब्स में या फिर अपने फार्म्स में डालने का। ठीक, दूसरा है इंक्रीज्ड टॉलरेंस। किसके लिए टॉलरेंस? दो तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं हमारे फील्ड में जो हमारे फार्मर्स एक्सपीरियंस करते हैं। एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस और दूसरा होता है बायोटिक स्ट्रेस। नाम से फिर से, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जैसे हो गया टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी कंडीशंस, ये सारा हो गया एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस में हमारे लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, जितने भी वीड्स हो गए जो हमारी फील्ड को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो सब आएंगे हमारे बायोटिक वाले फैक्टर्स में। ठीक है, दो, एक तो इंक्रीज यील्ड होगा, दूसरा हुआ हमारा इंक्रीज टॉलरेंस, किसके लिए, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। तीसरा होगा हमारा इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसके लिए, वापस से इन बायोटिक फैक्टर्स के लिए। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इसके लिए भी हम अपनी फील्ड्स में वैरायटी को चाहते हैं। ठीक है, मान लो एक फ्रूट में या एक वेजिटेबल में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है और दूसरे की निल है, तो कोशिश करेंगे बॉटनिस्ट की उसमें भी बैलेंस किया जा सके न्यूट्रिएंट्स का। हालांकि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नेचर ने जो बनाया है वो बहुत सोच समझ कर बनाया है। हम उसको कॉपी ही कर सकते हैं, हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तभी आप नेचर के लिए अपना जो लव है उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज न्यूट्रिशन कुछ हद तक अगर हम उसमें वो क्वालिटी बढ़ा पाए तो हम करते हैं, मीन्स बॉटनिस्ट ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और कैरेक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो करा जाता है। कुछ नहीं करना होता, दो ऐसे प्लांट्स को लेकर जिनसे हमें लगता है कि हम वो ट्रेट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, मतलब मेल प्लांट का फीमेल प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाता है, उससे जो हमें नई वैरायटी मिली उसको हमने बोला हाइब्रिड, और इस पूरे प्रोसेस को बोला हमने हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो इसकी डिटेल्स हैं वो आप अपने 11th और 12th क्लासेस में स्टडी करेंगे इफ एट ऑल यू चूज बायोलॉजी एज एन ऑप्शन। And if you regularly watch our शिक्षक जंक्शन videos, I will guarantee you that you will fall in love with this subject, that is biology। जो सब्जेक्ट बच्चों को लगता है कि बहुत रटना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि सब कुछ आपके आसपास ही चल रहा होता है और आपको जान के उन चीज़ों के बारे में शौक लगता है। ठीक,
एक तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा ये हमने क्या किया, बाहर से चेंज किया, ठीक है, हम अंदर नहीं गए कहीं पर भी, बाहर से चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, अगर बाहर से चेंज नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि हम ह्यूमंस क्या है, बहुत सेल्फिश हैं, है ना। अगर बाहर से कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जाकर उसको चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो बाहर से हमें जो चाहिए वो नहीं दे रहा, तो अंदर घुस जाओ उसके चेंज करने के लिए। तो जैसे ही हम अंदर घुसेंगे वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट है मेथड वो आएगा क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब अब हम उसके अंदर चेंजेस कराने के लिए उसके जीन्स के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उसका जो प्लांट का जेनेटिक मेकअप है उसको हम बदलने वाले हैं। यहाँ पर हमने ये क्रॉस किया था, यहाँ पर जो था ना ये क्रॉस इंपॉर्टेंट था करना, ठीक है, ये क्रॉस मेन चीज थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्रॉस नहीं किया जाता, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, जीन फ्रॉम डिजायर्ड पेरेंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीन फॉर अ डिजायर्ड कैरेक्टर इज टेकन आउट एंड इट इज डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। हमने वो जीन, सिर्फ वही जीन जो हमको चाहिए उस प्लांट में से निकाला, उसके बाद हमने डेलिबरेटली उसको अलग अलग मेथोडोलॉजी से, वो कौन सी मेथोडोलॉजी है वो भी आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हमने अपने होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो प्लांट का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, वैसे वैसे ये जो हमने जीन उस प्लांट के अंदर डाला है वो भी खुद को रेप्लिकेट करेगा और खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस जीन का काम ही है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे ही वो एक्सप्रेस करने का काम करेगा दैट मीन्स उसके प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगेंगे और वो पर्टिकुलर ट्रेट हमको मिलने लगेगा। दैट मीन्स वी विल हैव अ प्लांट विथ द डिजायर्ड कैरेक्टर, जो हमको चाहिए था वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट हमें अपने प्लांट के अंदर मिल गया। कैसे मिला, हमने उसकी जीन के साथ इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग इसी को बोलते हैं, जो चीज़ एक्चुअली में दिख रही है उसमें हम किसी न किसी तरह से मैनिपुलेशन करें, और जब जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ मतलब हमने उसके जीन्स के साथ मैनिपुलेशन किया, तो इससे क्या हुआ, हमारी जो वैरायटी थी क्रॉप की वो इम्प्रूव हो गई, हमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मिल गया अपने प्लांट के अंदर जो हमको चाहिए था, बात खत्म। अब अगर ये सक्सेसफुल, देखो जितना आसान यहाँ समझाने में लग रहा है उतना आसान एक्चुअली में प्लांट्स के लिए होता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हम नेचर की कॉपी कर सकते हैं, मतलब हम उससे कुछ हद तक ले सकते हैं, लेकिन उसको सेम टू सेम रेप्लिकेट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हैं जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट्स की या फिर रिसर्चर्स की पूरी रिसर्च की टाइम, जो थीसिस वाला टाइम है ना 5 से 6 साल, वो पूरा निकल जाता है सिर्फ एक एक या दो दो जीन्स को स्टडी करने के लिए। इतना डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज़ की मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद 1 या 2 दिन का काम है और आराम से उससे लेंगे, उसमें डालेंगे, प्लांट बड़ा हो जाएगा और हमें वो ट्रेट मिल जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी व्हाट अ पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप हैज एंड व्हाट इट एक्सप्रेसेस, ठीक है, उसको देखना और फिर उसके एक्सप्रेशन को समझना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है, हमारी आंखों से नहीं दिख रहा, हमें वो जीन से एक्सप्रेस करवाना है, फिर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसको ऑब्जर्व करना है। उस जीन को डालने की वजह से अगर कोई फंक्शन हमें जो पहले परफॉर्म हो रहा था, हो सकता है वो नया जीन डालने से कोई और फंक्शन बंद हो जाए, उसकी वजह से प्लांट्स को क्या नुकसान होने वाले हैं, ये सब चीज़ें हैं जो इस टाइम पर हमको स्टडी करने पड़ते हैं। तो दीज आर नॉट एन ईजी अप्रोचेस एज इट सीम्स दैट आई एम टेलिंग यू ऑन दी बोर्ड, राइट। सो हो गया ये क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, 2 तरीके से इंप्रूव करी हमने। पहला था हमारा हाइब्रिडाइजेशन मेथड, दूसरा हो गया हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी के साथ हमारी जो 2 प्रैक्टिसेस हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में वो खत्म होती है। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिस बचती है जो आएगा हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हमने अपने प्लांट्स को क्रॉप फील्ड में ग्रो भी कर लिया, उसकी वैरायटी भी इम्प्रूव कर ली, अब हमें क्या करना है, उस प्लांट्स को बचाना है। किससे बचाना है, कैसे बचाना है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
Till then, stay safe and enjoy these studies with the Shikshak Junction. Stay tuned. Thank you. Bye bye.